मैं मनोज बनू, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ जहां के चुनाव हुए हैं और नए मुख्यमंत्री के तौर पर विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बने हैं। पंच से लेकर यानी कि लोकतंत्र की सबसे छोटी कड़ी से लेकर और प्रदेश के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री तक का सफर विष्णुदेव साय ने पूरा किया है। तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। विष्णु जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। धन्यवाद। विष्णु जी, नई जिम्मेदारी आपको मिली है, बहुत सारे नाम चल रहे थे, लेकिन बीजेपी ने नए चेहरों को मौका दिया है, जमीन से जुड़े लोगों को मौका दिया है। कैसे देखते हैं इस सफर को और कैसे देखते हैं अपने आप को बतौर मुख्यमंत्री? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक छोटा सा कार्यकर्ता भी बड़े दायित्व में पहुंच सकता है। जी, मैं एक छोटा सा गांव का एक किसान का पुत्र हूं और आज हमारी राजनीतिक यात्रा करीब 30 साल की हो गई जी। और जो भी पार्टी ने दायित्व दिया उसको पूरी निष्ठा के साथ निभाने का हमने प्रयास किया और हम सौभाग्यशाली हैं कि विधायक, सांसद, प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व और मोदी जी के शासन के प्रथम कार्यकाल में एमओएस के रूप में भी, केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में भी काम करने का अवसर मिला जी। तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। चूंकि आपका जीवन बहुत आसान नहीं रहा, कम उम्र में पिता का साया छिन गया, तो वो संघर्ष भी आपने देखा है। और चूंकि सरकारों की जिम्मेदारी होती है, सरकार के मुखिया के तौर पर जो लोग बैठे होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि गरीबी को समझा जाए और फिर उसकी योजनाएं बनाई जाए। और अंतिम पंक्ति में, जैसा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भी बात है कि अंत्योदय का जिक्र किया जाता है कि अंतिम पंक्ति का जो व्यक्ति है उसे कैसे न्याय मिले, उसको कैसे सरकारी योजनाओं का फायदा मिले। और वो आपने संघर्ष भी देखा है, आपके जीवन का संघर्ष और उसके बाद यहाँ की स्थिति कैसे हुई? मेरा पूरा बचपन संघर्ष में रहा है। हम जब 10 साल के थे तो पिता का साया सर से उड़ गया था और चूंकि परिवार में मैं भाइयों में भी सबसे बड़ा था और माता जी थी, दादी माँ थी, तो सब हमको संभालना पड़ा, पढ़ाई भी करनी पड़ी, भाइयों को भी संभालना पड़ा, माता जी को भी संभालना पड़ा, दादी माँ को भी संभालना पड़ा। और हम तो तब सोचे नहीं थे कि इस मुकाम पर हम पहुंच सकते हैं जी। हम तो मुख्यमंत्री क्या, अब हम तो सरपंच तक ही नहीं सोचे थे कि कभी हम सरपंच बन सकते हैं जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आदर्शों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए और जो भी काम पार्टी देते गई उसको हम निष्ठा के साथ करते गए और इस मुकाम पर भारतीय जनता पार्टी पहुंचा दी। बीजेपी ने एक प्रयोग किया है, क्योंकि तमाम जगह नाम चल रहे थे। राजस्थान में वसुंधरा राजे, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, शिवराज तो मुख्यमंत्री थे, और छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह। लेकिन बीजेपी ने नए चेहरे दिए। बीजेपी भी चाहती है कि पुरानी जो बीजेपी बूढ़ी हो रही थी उसके बाद एक बीजेपी में नया जोश, नए उमंग, नए चेहरे लेकर आए। बीजेपी के इस प्रयोग को आप कैसे देखते हैं? अब बीजेपी और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जी, जो प्रदेश के हित में होता है, समाज के हित में होता है, वैसा करती है। वैसा करती है और वैसा ही किया गया। पूरे देश में एक बहस चल रही है। बहस इस बात को लेकर चल रही है कि सनातन और धर्म को लेकर बहुत सारे दक्षिण भारत से बयान आते हैं कि सनातन को या धर्म को लेकर कोई डेंगू मलेरिया का जिक्र करता है। आपकी नज़र में सनातन क्या है, धर्म क्या है, हिंदुत्व क्या है? देखिए, सनातन धर्म तो लाखों वर्ष पुराना है और हम सब लोग सनातनी हैं। लेकिन कुछ लोग राजनीतिक फायदा लेने के लिए चुनावी सनातनी बनते हैं जी। लेकिन प्रदेश की जनता सब समझती है। आज गांव के लोग भी इतने वो नहीं है, सब समझते हैं कि कौन राजनीतिक फायदा लेना चाहता है, कौन क्या करना चाहता है। यहाँ कांग्रेस के लोग भी बहुत चुनावी सनातनी बने। जी। एक तो ये कांग्रेसी लोग राम के अस्तित्व पर भी प्रश्न राम चिन्ह, कथा हुई, राम पथ गमन का जिक्र हुआ। पहले तो प्रश्न चिन्ह लगाते थे राम के अस्तित्व पर। जी। लेकिन जब उनको लगा कि बिना हिंदुत्व के चुनाव में पार पाना संभव नहीं है
तो फिर पाखंड करना शुरू किए, राम मनगमन पथ, फिर चंद्रखुरी में डेवलपमेंट, तो ये सब किए। लेकिन जनता के नज़रों से आज कांग्रेस पार्टी उनके विश्वास से उतर चुकी है। आज जो लोग कुछ भी कहेंगे तो जनता विश्वास करने वाली नहीं है। अब हम लोग महतारी बंधन योजना में 12,000 साल में देने की बात कहे जी, उसके बाद तत्काल ये लोग 15,000 बोले, लेकिन कोई जनता विश्वास नहीं की। आज ये कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश की जनता के विश्वास से उतर चुकी है। अब ये लोग कुछ भी पाखंड करेंगे तो मतलब उनके झांसे में जनता आने वाली नहीं है। देश में एक गठबंधन बना है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर, विपक्षी गठबंधन, और तमाम राजनीतिक पार्टियां एकजुट हो रही हैं और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी सामने आ गया, मल्लिकार्जुन खड़गे दलित चेहरे के तौर पर। लेकिन संसद में, चूंकि आप कई बार संसद सदस्य भी रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, संसद में जो तस्वीर देखी, शायद इतिहास में पहली बार किसी सभापति की, राज्यसभा के चेयरमैन की नकल उतारी गई, मिमिक्री की गई। राष्ट्रपति ने आलोचना इस बात की उन्होंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। माननीयों के इस तरह के व्यवहार को आप कैसे देखते हैं? ये तो हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हो गई है। और आज हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, आज विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में से हैं। एक समय होता था कि कांग्रेस वर्सेस ऑल, लेकिन आज हम लोग इस मुकाम पर हैं कि बीजेपी वर्सेस ऑल। और जिनका विचारधारा नहीं मिलता, जिससे मैं अपने गांव के भाषा में बोलूं तो मतलब कुत्ता, बिल्ली, चूहा, ये सब एक साथ रह ही नहीं सकते। बिल्ली को देखते के साथ कुत्ता दौड़ाता है, चूहा को देखते के साथ बिल्ली, लेकिन एक तरफ शेर खड़े हैं हमारे आदरणीय मोदी जी, तो सारे भय से एक हो जाते हैं। और शायद इसलिए ऐसा हो गया। लेकिन जो व्यवहार किया गया संसद में, नकल उतारी गई राज्यसभा के चेयरमैन की, धनखड़ साहब की, उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि राष्ट्रपति ने खुद उनकी आलोचना की है, इतिहास में शायद आजादी के बाद ऐसा नहीं हुआ। हाँ, ये लोग अपने स्वार्थ के लिए बहुत नीचे भी गिर सकते हैं। ऐसी संस्कृति हमारी पार्टी में तो नहीं है जी। आजादी के बाद से लगातार ये मांग की जा रही थी कि आदिवासी मुख्यमंत्री प्रदेश को मिलना चाहिए। अजीत जोगी मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनकी जाति को लेकर विवाद हुआ। पहली बार बिना विवाद के कोई आदिवासी चेहरा सामने आया है। क्या माने इसको? अब मांग तो थी हाँ, और यहाँ पर 32% आदिवासी हैं भी, और इनके समुचित विकास के लिए श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण भी किया। और प्रदेश के हित में, समाज के हित में भारतीय जनता पार्टी आवश्यक निर्णय लेती ही है जी। पहले भी कई प्रदेशों में आदिवासी मुख्यमंत्री हुए हैं। आपके झारखंड में बाबूलाल मरांडी हुए थे, अर्जुन मुंडा जी हुए थे, आपके आसाम में सर्बानंद सोनोवाल थे। तो ये सब प्रदेश के हित और समाज के हित को देख के पार्टी निर्णय लेती है। आप जिस जगह से आते हैं, जिस इलाके से आते हैं, वहां धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है। स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव घर वापसी अभियान भी चलाया करते थे। लेकिन वहां जो स्थिति है, वहां की एक और विडंबना ये है कि सबसे ज्यादा अगर मानव तस्करी होती है तो वहीं से होती है। उसको लेकर कोई विशेष योजना आपके जहन में? देखिए, जहाँ से हम आते हैं जसपुर, वहाँ पर एशिया महाद्वीप का सेकंड लार्जेस्ट चर्च है। बिशप वहाँ पर बैठते हैं जी। और एजुकेशन, हेल्थ के नाम से बहुत पैसा उनके पास आता है जी। लेकिन उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग करते हैं, धर्मांतरण में पैसा लगाते हैं। तो हम लोग ईसाइयों के विरोध में नहीं हैं, लेकिन वो जो कुछ काम गलत करते हैं, जैसे गो हत्या होती है, हम लोग गाय को माता मानते हैं, गाय की पूजा करते हैं, तो गो कसी करते हैं, गो हत्या करते हैं, उसके विरोधी हैं। हम लोग बोलते हैं कि भाई आपको मांस खाना है तो खस्सी खाओ, बकरा खाओ, मुर्गा खाओ, लेकिन हमारी
गाय की हत्या मत करो और धर्मांतरण मत करो जबरदस्ती। ये धर्मनिरपेक्ष देश है, अपनी इच्छा से कोई किसी भी धर्म को मानता है वहाँ तो उचित है, लेकिन आप गरीबी का, शिक्षा का और चंगाई का को माध्यम बनाकर आप धर्मांतरण करते हो तो ये गलत है। तो इनके जो ये दो काम हैं इसके हम लोग विरोधी हैं। तो जो फंडिंग हो रही है, क्या उसकी फंडिंग की जांच आपकी सरकार कराएगी? बिल्कुल, वो तो जब से देश में भाजपा की सरकार आई है मोदी जी के नेतृत्व में, इस सब में जांच बिल्कुल हो रही है। और इस अवसर पर हम स्वर्गीय दिलीप सिंह दुबे जी को नमन करना चाहेंगे, जो हमारे राजनीतिक आदर्श भी रहे हैं, जिनसे हमने राजनीति सीखी है। आज उनने घर वापसी का कार्यक्रम चलाया जी, और लाखों लोगों को राजा होते हुए भी अपने हाथ से उनका पैर धोकर उनको वापस हिंदू धर्म में मतलब लाए। और आज भी उनके जो बेटा है प्रबल प्रताप सिंह दुबे जी घर वापसी कार्यक्रमों को आगे चला रहे हैं। जी, विपक्ष मुद्दा बना रहा है कि राज्यपाल का जो अभिभाषण है उसमें मोदी की गारंटी का जिक्र नहीं है और तमाम घोषणाओं का जिक्र किया है, चाहे धान का समर्थन मूल्य की बात हो या फिर मैतारी बंधन की बात हो। आखिर कैसे इतना बजट जुटाया जाएगा तब जबकि पहले से ही सरकार पर कर्ज है? मोदी की गारंटी का ही जिक्र है महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास का जिक्र है। चुनाव प्रचार के दौरान मोदी की गारंटी में हम लोग का वादा भी है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी आए थे चुनाव प्रचार में, तो उन्होंने भी छत्तीसगढ़ की जनता से कहा था कि सरकार बनाइए और सरकार का पहला काम होगा जो 5 वर्षों में कांग्रेस पार्टी के सरकार में 18 लाख लोग जो पक्का मकान से वंचित हो गए उनका पक्का का मकान मतलब स्वीकृत होगा। और मुझे मुख्यमंत्री के नाते बताते हुए गौरव हो रहा है कि 13 तारीख को हम लोग शपथ लिए और 14 तारीख के कैबिनेट में ही ये निर्णय ले लिए कि 18 लाख लोगों का प्रधानमंत्री आवास बनेगा। और महतारी बंधन योजना है या फिर धान का कीमत है 3100 रुपया या 21 क्विंटल प्रति एकड़, ये सब मोदी की गारंटी में है। 15 साल की सरकार बीजेपी की रही, जब कांग्रेस की सरकार बनी तो देखा कि कुछ अधिकारी या कुछ राजनेताओं के ऊपर कार्रवाई हुई। अब फिर से बीजेपी की सरकार है, क्या उन तमाम मुद्दों को आप चिन्हित करेंगे? कार्रवाई होगी उन लोगों पर जो कांग्रेस के एजेंट बनकर काम कर रहे थे, क्योंकि ऐसा आरोप बीजेपी के नेता लगा रहे थे। बिल्कुल, जो भी संज्ञान में आएगा गलत हुआ है उस पर जांच बैठाएंगे और दोषीदार लोगों के ऊपर सख्ती से सरकार कार्रवाई करेगी। आपको बहुत व्यस्त कार्यक्रम है, एक अंतिम सवाल मैं पूछना चाहता हूं। मंत्रिमंडल, आपके सहयोगी इंतजार कर रहे हैं, कब तक और ये मंत्रिमंडल कैसा होगा? क्या नए पुरानों का संयोग होगा या वाकई नए चेहरे आपकी तरह चौंकाने वाले दिखाई देंगे? बहुत जल्दी मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा और होगा, नए पुराने सबका संगम होगा। आप घर वापसी करते रहे, नंद कुमार साय जो हैं बड़े आदिवासी नेता, वो चले गए थे, वापस उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उनकी घर वापसी होगी। सुनने में आया कि आपसे मुलाकात भी हो चुकी है? हम बधाई देने जरूर आए थे। अच्छा, इतने में हृदय परिवर्तन हो गया? मुख्यमंत्री बनने के बाद अब बधाई देने तो बहुत लोग आए जी, उसमें तो कोई भाजपा कांग्रेस की बात थी नहीं जी, लेकिन आज ही पता चला कि वो फिर कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए हैं जी। तब संगठन विचार करेगी इसको, तो संगठन का काम है ये कि उनको फिर वापस लेना है नहीं लेना है, इस संगठन का काम है। जी, विष्णु जी आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। जी, धन्यवाद।